और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा इस वक्त हर जगह है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं और यह खुलासा है आतंकी मसूद अजहर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर का अब एक ऑडियो टेप सामने आया है और आतंकी मसूद अजहर ने इस ऑडियो टेप के जरिए मैसेज दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की मार कितनी जबरदस्त पड़ी है। और ये जो उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, ये ऑडियो बताता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद कैसे आतंकी मसूद अजहर और उसके बाकी आतंकी साथी खून के आंसू रो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाशें उठाते उठाते थक गया, ये कह रहा है मसूद अजहर इस ऑडियो में। उस पे आगे वो कहता है कि हम गम से निढाल हैं, जख्मों से चूर चूर हैं। मसूद अजहर ने ऑनलाइन पत्रिका मदीना में आप बीती सुनाई है, यानी कि उसने सारी चीज बताई, सारी चीजों को एक्सेप्ट किया कि कैसे आतंकी ठिकानों पर भारत की एक एक मिसाइल गिरी और कैसे आतंकियों की लाशें वहां पर बिछ गई थी भारत की इस एयर स्ट्राइक में। 6 और 7 मई की दरमियानी रात ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी और इस एयर स्ट्राइक के बाद अब आप देखिए कि मसूद अजहर का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो स्वीकार कर रहा है कि भारत का अटैक हुआ, आतंकी ठिकानों पर हुआ। और इसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनका वो जिक्र करता है कि लाशें उठाते उठाते थक गया, हम निढाल हो चुके हैं, जख्मों से चूर चूर हो चुके हैं, इस तरह की बातें, ये सारी बातें इन ऑडियो टेप्स में इस वक्त हैं जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। 7 मई 2025 की रात बहावलपुर पर उतर आया। वही जुल्म, वही सफाकियत, वही बर्बरियत और वही दरिंदगी। दूसरी तरफ वही रहमत, वही खुशबू, वही इस्तकबाल, वही फरिश्तों के जुर्मट, वही नूर की चादर, वही कबूलियत, वही जज्बा और वही मनाजिर। अल्लाह ताला का मोहब्बत भरा इंतखाब इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला का मोहब्बत भरा इंतखाब, अल्लाह ताला का अपने बंदों पर फजल। ये जो इस रात शहीद हुए उन्होंने दुनिया से जाना ही था, मगर शहीद बनकर जाना अल्लाह ताला का फजल है। बच्चे अगर बचपन में शहीद हो जाएं तो उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। उनकी कब्रों पर खड़े होकर अल्लाह ताला के सारे नामों की कसम खाकर कहा जा सकता है कि ये अहले जन्नत और अल्लाह ताला के औलियाए मुकर्रमीन की कबूर हैं। और ये बच्चे मुजाहिदीन के ईमानी लश्करों के अंसार बन जाते हैं। उनकी यलगार के सामने ना फिरौन ठहर सकता है और ना कोई और ताकत। दुनिया देख लेगी कि गज़ा के मासूम शहीद दुनिया में कैसी तब्दीली का बाइस बनते हैं, और दुनिया देख लेगी इंशाअल्लाह के जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह के पड़ोस से उड़ने वाले जन्नती परिंदे इंडिया और RSS का कैसा हशर उड़ाते हैं। तो इस ऑडियो में उसकी बेबसी तो जाहिर हो ही रही है, लेकिन कहते हैं ना कि वो आतंकी दिमाग जो है, वो आतंकी दिमाग की जो खुराफात है वो खत्म नहीं होती दिख रही है। उनको मुजाहिदीन कह रहा है, उनको शहीद कह रहा है, यानी कि आगे और आतंकी तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए एक तरीके से लालच और प्रलोभन भी अपने इस ऑडियो टेप में दे रहा है। लेकिन इस ऑडियो टेप में उसकी बेबसी, उसका ये कहना कि लाशें गिनते गिनते थक गया, उठाते उठाते थक गया और जख्म अभी भी हैं और हरे हैं, ये बताता है कि भारत की मार कितनी सही पड़ी है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। स्वागत कर रहा हूं मैं आपका। जनरल माथुर, अब मसूद अजहर पे मार पड़ी थी, ये तो देखा था, उसका बहावलपुर का ठिकाना तबाह किया था, ये भी क्लियर है, 14 लोग उसके मारे गए थे, यह भी क्लियर है। लेकिन अब यह खुद मसूद की जुबान से निकल रहा है और दर्द निकल रहा है कि मैं लाशें उठाते उठाते थक गया। रोहित, देखिए, ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। न केवल वो, थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी कि 80 लोगों की तो उन्होंने लिस्ट निकाल दी है। जो लोग 80 लोग इसमें जो उनके हिसाब से शहादत हुई, मेरे हिसाब से 80 लोगों को उनके जहन्नम में पहुंचा दिया गया। वो 80 लोगों का नाम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर पाकिस्तान 80 लोग एक्सेप्ट करता है तो आप समझ सकते हैं कितना एक्स्ट्रा होगा। और उसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूं रोहित, वो ये है कि 80 सिर्फ बहावलपुर में है। उसके अलावा मुरीदके में जो हुआ वही का वही वहां हुआ। उसके अलावा सैयद सलाउद्दीन के जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग POJK में मारे गए वो अलग है। कम से कम 250 टेररिस्ट जो हैं इस 7 मई वाले अटैक में मारे गए हैं। ये बात इन्होंने पहले भी कबूली थी। और जो पाकिस्तान की सेना, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना का इसमें इससे मिले जुले हैं और आतंकवादियों से उनके सरपरस्ती है, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की सेना खुद आतंकवादी सेना है, ये बात रोहित हमें समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा आतंकी मेरे हिसाब से मौलाना
वासीम मुनीर है, जो कि अपने आप को फील्ड मार्शल बना करके वहां बैठा हुआ है। देखिए, इनका एक सोच विचार है कि अगर मान लीजिए लड़ाई में कितना भी इनका नुकसान हो जाए, उस नुकसान के बावजूद भी अगर आपका जो जो माइंड सेट है वो अगर ठीक है, आपका रिलीजन के प्रति वो सब ठीक है, आप अपनी आर्मी को अभी भी आगे मान रहे हैं, तो इसको विक्ट्री माना जाता है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठा हुआ है। और ये बात आप निश्चित मान के चलें कि ये जो मौलाना मसूद अजहर हैं या हाफिज सईद हैं, इनफैक्ट हाफिज सईद का बेटा और मौलाना मसूद अजहर दोनों इकट्ठे नजर आए एक दो जगह, तो ये लोग अभी चुप बैठने वाले नहीं है। ये बात मैं रोहित पहले भी कह चुका हूं कि अब जो दबाव पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे है और पाकिस्तान की सेना पर है, वो दबाव और किसी की तरफ से नहीं है, वो दबाव उनके खुद के पाले हुए आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से होगा। और उसने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि मेरे 80 आदमी मर चुके हैं, मैं लाशें गिनते गिनते थक चुका हूं, उनका बदला लूंगा। वो पाकिस्तान से पूछ रहा है, वो उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से पूछ रहा है, पाकिस्तान की सेना से पूछ रहा है कि आपने मेरे इतने लोग मरवा दिए, उसका कौन हिसाब देगा। और यही हिसाब देने का ये हिमाकत मुझे लगता है पाकिस्तान करेगा, या पाकिस्तान को करना पड़ेगा। दे विल बी फोर्स्ड, या तो वो इनके ऊपर एक्शन शुरू करेंगे, और या फिर इसका हिसाब चुकाने के लिए भारत की तरफ देखेंगे। और अगर उन्होंने ये गलती करी कि वो भारत की तरफ उन्होंने देखा, तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान उनका होने वाला है। ये पाकिस्तान की सेना समझ चुकी है, लेकिन दबाव पड़ने वाला है। और यही वजह है, कल 28 मई इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए, जिसको कि बलोचिस्तान में तो ब्लैक डे की तरह माना जाता है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब हमारा न्यूक्लियर हमने टेस्ट किया था पोखरण में, एक मेरी ये बात सुन लीजिए प्लीज, पोखरण में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद वो इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने आनन फानन में पूरी तैयारी नहीं होने के बावजूद न्यूक्लियर टेस्ट करने की हिमाकत करी, जिसका कि असर आज भी बलोचिस्तान के लोगों पर है। जो रेडिएशन है, जब अगर पूरी तैयारी आप नहीं करेंगे तो रेडिएशन का लीकेज जरूर होगा, रेडिएशन का असर होगा। तो इसीलिए बलूचिस्तान इसको ब्लैक डे की तरह मनाता है। आज भी चगाई हिल्स में या उसके आसपास के इलाके में बच्चे डिफॉर्म पैदा हो रहे हैं, वहां पर अभी भी इसका असर देखा जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि क्योंकि भारत ने कर दिया था, फिर उनके ऊपर दबाव आया कि हमको करना है। तो ये एक बहुत इल प्रिपेयर्ड उनका एटॉमिक जो न्यूक्लियर टेस्ट था, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है, और यही दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। रोहित, ठीक है, मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज बताकर फिर मैं यूके देवनाथ साहब के पास चलता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मसूद अजहर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और ये कह रहा है कि एक के बदले हम 10 हिंदुओं को मारेंगे। बहावलपुर में मारे गए लोगों का बदला लेने की बात कर रहा है मसूद अजहर। ये वो मसूद अजहर है जो अभी रो रहा था ऑडियो में और कह रहा था कि हमारे इतने लोग मारे गए, हमारा बहावलपुर खत्म हो गया। अब वो कह रहा है कि हम एक के बदले 10 मारेंगे। आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो टेप सामने आया है और आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये एक तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों कि पाकिस्तान में कैसे एक मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर पहुंचा था आतंकियों के पास और कह रहा था कि तुम बनाएंगे, चिंता मत करो। शहबाज शरीफ से वो कह रहा था। तो ये उसी जो स्टेटमेंट था ना, उसी स्टेटमेंट की ताकत है जो इस तरह की बातें इतना नुकसान के बाद भी अब मसूद अजहर कर रहा है। और उसको पता है, मसूद अजहर को भी और शहबाज शरीफ को भी, पाकिस्तान को भी, कि अब अगर आतंक का साथ वो देंगे तो फिर उनका क्या हश्र होने वाला। आप गीदड़ भभकी देखिए, पहले अभी तक पाकिस्तान के फौजी गीदड़ भभकी दे रहे थे, सांस रोक देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। हाफिज सईद की धमकी आई थी, हमने देखा सामने। इससे पहले बिलावल भुट्टो और न जाने कितने पाकिस्तानी हुक्मरान तमाम तरह की धमकियां वो दे रहे थे। अब मसूद अजहर भी कह रहा है एक के बदले हम 10 को मारेंगे। देखिए जरा सुनिए पहले आप क्या कह रहा है अजहर। मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। ठीक है, मैं यूके देवनाथ साहब के पास चल रहा हूं। देवनाथ साहब, हमने आतंक को लेकर अपना स्टैंड इस बार सीधा क्लियर कर दिया है। हमने यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर चलेगा तो फिर आतंक का नरसंहार होगा। अगर यही इनकी आतंकी सोच अभी भी चल रही है दिमाग में, तो फिर इस बार नस्ल खत्म होगी आतंकियों की। हाँ रोहित जी, ये सब स्टेटमेंट जो आ रहे हैं इन आतंकवादियों के मुंह से, ये सब बहुत हास्यास्पद स्टेटमेंट है। सांप को हमने मार दिया, रीढ़ की हड्डी भी कल परसों तोड़ देंगे।
ये अगर इसी तरह से अपने बयानों को सामने लाते रहे तो ये अपने को खुद में ही दलदल में घुसा रहे हैं। हो क्या रहा है कि ये अगर शांत रहते थे तो आम जनता और इनके जो चेले चपाटी है, इनके गुर्गे हैं, वो भी शांत रहते। लेकिन इस तरह के बयान देकर ये कल परसों इन्हीं के जो चेले चपाटी हैं, गुर्गे हैं, आम जनता इनसे पूछेगी क्या कर लिया तुमने। तो ये इस तरह के बयान देके खुद को ही बाध्य कर रहे हैं कि 3 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद मजबूरी में इनको कुछ करना पड़ेगा अपने फॉलोअर्स को ये दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया, नहीं तो इन्हीं को पब्लिक जो है दबा देगी। तो हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रही है। लेकिन वो समय अब आ गया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पता लग गया है कि भारत जो है इस तरह से उसका जवाब देगा सिंदूर 2 बनाकर कि अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही इन लोगों को बोल रही होगी। मुझे पक्का यकीन है कि भाई बयानबाजी तक ही अपने को सीमित रख, असल में मत जा उस तरफ। अभी तक जो इनके बैट थे, बॉर्डर एक्शन टीम थी जो कि पहले बॉर्डर्स के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर घूमती थी, पिछले 15 दिन से वो बॉर्डर के 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। सबसे बात है कि आतंकवादियों के जितने लॉन्च पैड थे जिनको हमने नष्ट किया, उनको ये बोल रहे हैं कि हम फिर से बना देंगे, लेकिन जो हरकत है रिकंस्ट्रक्शन की वो अभी तक चालू नहीं हुई है और ना ही नए आतंकवादियों के बैच ने आने में कोई रुचि दिखाई है। इनको मालूम चल गया है अभी कि हमारे ब्रह्मोस तैयार हैं, हमारी स्कैल्प मिसाइलें तैयार हैं। ये बार बार हिंदू का नाम लेते हैं जबकि हम इनका नाम लेते हैं आतंकवादी के हिसाब से। इनको पता नहीं है कि हमारी फौज जितनी लड़ी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमने तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हमारे फौजियों में तो बड़ी तादाद में मुस्लिम ऑफिसर्स, जवान, एयरमैन, सेलर्स हैं। तो ये अपने देश में ये हिंदू बोलकर चंदा जमा कर रहे हैं। आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने लक्ष्य तैयार किया है कि 10,000 पाकिस्तानी रुपए ये लोग जमा करेंगे और 30,000 और आतंकवादियों का एक नया कैडर बनाएंगे। तो उसके लिए पैसे कौन देगा? ज़कात के पैसे या वॉलंटियर्स डोनेशन तभी आएंगे। मस्जिदों में फ्राइडे प्रेयर के बाद एक अलग से गुल्लक रख देते हैं, उस गुल्लक में पैसे तभी डालेंगे अगर हिंदू के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे। लेकिन इनको मालूम है, मैं बता ही देता हूं, नथिंग, कोई सीक्रेट नहीं है। 100 ब्रह्मोस मिसाइलें और 200 स्कैल्प मिसाइलें इनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इस बार तो हम पाकिस्तान के एयरबेस के रनवे को नहीं, उनके कमांडर के घर में मारेंगे। जी ठीक है। मैं जनरल माथुर, एक चीज में तो ये शहबाज शरीफ जो बार बार बोलते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम आतंक पे भी बात करेंगे, किस मुंह से कहते हैं? इनको शर्म नहीं आती है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूएन का हो, फिर अभी ईरान गए थे, वहां पे भी इस तरह की बात कर रहे थे, तो फिर किस मुंह से ये लोग बात कहते हैं कि इनके देश में आतंक की खुलेआम इस तरह की बात करते हैं? फिर बिल्कुल रोहित, देखिए आप, इनके पास, शहबाज शरीफ के पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि हम अक्सर इस बात को कहा करते हैं कि भाई क्या हम दुनिया को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने की अब जरूरत रहने गई है, दुनिया को मालूम है। और जो दुनिया के जो रिएक्शंस हैं वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में को ध्यान में रखते हुए उनके रिएक्शंस हो रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के पास और कोई चारा नहीं है। अगर शहबाज शरीफ वहां ये इसके कहना शुरू कर देंगे कि हम बात नहीं करना चाहते, हम पीस नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा उनका हिसाब किताब। और जो उनके मित्र हैं, मेरे ख्याल से 2.5 मित्र हैं उनके पास आज की तारीख में, एक चीन, एक तुर्की और आधा अजरबैजान। तो ये और कोई उनके साथ खड़ा हुआ है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास कोई चारा नहीं है। वो अपनी भाषा को बोलता रहेगा। उनकी इस भाषा को उनके अपने लोग कभी सुनने वाले नहीं है। ना पाकिस्तान की आर्मी इस पे ध्यान देगी और ना पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे ध्यान देंगे। मैं रोहित दोबारा कई बार इस बात को बता चुका हूं, इस पर दोबारा आपका ध्यान वहीं ले जाना चाहूंगा। 2011 में जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सांप पालोगे बाड़े में तो आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज वो समय पूरी तरह से आ गया है कि उस सांप ने इस जबरदस्त तरीके से आपको डसना शुरू कर दिया है कि आप एक सांप छुछुंदर की गति में आ गए हैं। आपको पता नहीं पड़ रहा है। वो चाहते हैं, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि वो चाहते हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इनका बदला लो। जो 200-250 हमारे आतंकवादी मरे हैं उनका बदला लो। बदला कैसे? ग्राउंड इस तरह फायर किया तो उनका क्या हाल होने वाला है ये उनको मालूम है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति उनकी आ गई है
कि उनको 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 अभी उनको पता नहीं है क्या है। लेकिन ये जो बात देवनाथ सर ने कही है वो थोड़ा बहुत मैं समझने की बात है कि वो अभी फिलहाल सिर्फ वर्बल जो डायरिया उनको है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना बता दूं कि ये लोग ऐसे 12 साल तक आप इसको लोहे की रॉड में रखो फिर भी वो टेढ़ा टेढ़ा ही रहेगा। तो ये वो चीज है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे क्योंकि इनके ऊपर इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि आज की परिस्थिति में उनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट में इन आतंकवादियों का इकोसिस्टम घुसा हुआ है। इनके आतंकवादी जो हैं वो सेना में घुसे हुए हैं, उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस में घुसे हुए हैं, उनके सिविल एस्टेब्लिशमेंट में घुसे हुए हैं, डिप्लोमेसी में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह घुसे हुए हैं। तो ये किसी भी तरह से इतना प्रेशर इनके ऊपर पड़ने वाला है कि या तो वो सेना उनके खिलाफ एक्शन लेगी और या फिर वो इसको बाध्य करेगी उनको कि भारत के खिलाफ कुछ एक्शन करो। और अगर कोई एक्शन हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर रोहित। और वो एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये वो भी जानता है। न्यूक्लियर ब्लफ जो उनका था वो अब ब्लफ हो गया है, खत्म हो गया है। न्यूक्लियर जो सेबर रेटलिंग थी वो मेरे ख्याल से फॉर गुड वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए अभी पिछले 15-20 दिनों में कोई न्यूक्लियर थ्रेट किसी के नाम मुंह से भी, जो हर आदमी कह रहा था कि हमने शब्बे बारात के लिए थोड़ी रखे हैं, वो सब गायब हो गए अभी बोलने वाले। तो एक तीसरी जो चीज है कि उनकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। और खास करके अब गर्मी का समय है और इस समय अगर पानी की कमी और हो गई उनके पास तो बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है उनको इंटरनली। और ये एक बहुत तेजी से कई मल्टी डायरेक्शनल सिविल वॉर की तरफ ये बढ़ रहे हैं। इनका एक सिविल वॉर का एक हिस्सा आपको नॉर्दर्न एरिया में नजर आएगा, एक हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में नजर आएगा, एक हिस्सा बलोचिस्तान में नजर आएगा और एक हिस्सा सिंध में नजर आएगा। आप देखिएगा ये चारों ओर इनके ऊपर हमला होने वाला है और इनको बड़ी बहुत नहीं, इसमें एक और एड ऑन है, वो भी मैं आगे भी करूंगा। आपने तो बताया कि हम इस पर लगातार डिस्कस कर भी रहे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर और पीओके पर हम डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन एक और फ्रंट खोला है आज, उस पर मैं अभी आता हूं। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज पहले मैं आपको बता दूं जरा। बड़ी खबर यह है कि आतंक पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में लश्कर की रैलियां हो रही हैं। आतंकी हाफिज सईद के पोस्टर लेकर आतंकी सड़कों पर उतर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ये है पाकिस्तान। लाहौर में हुई रैली में कई कट्टरपंथी जुटे। पोस्टर में आसिम मुनीर के साथ आतंकियों की फोटो थी और पोस्टर में लिखा था, भारत पर भारी हाफिज। सेना और आतंकियों का गठजोड़, इससे ज्यादा क्या होगा? अब आप सोच लीजिए कि लाहौर में जब ये खुलेआम रैली हो रही है उसमें हाफिज सईद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। और मैं बहुत दूर भी नहीं जाता, अभी 10-15 दिन पुरानी मैं बात कर रहा हूं जब हाफिज सईद की तकरीरें खुलेआम पाकिस्तान में कराची की सड़कों पर सुनाई जा रही थी, बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर, जिसमें हाफिज सईद कह रहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। तो ये हाफिज सईद की जो एक पॉलिटिकल विंग है वो हाफिज की तकरीरें सुना रही थी वहां पर खुलेआम, और अब लाहौर में इस तरह के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। देवनाथ साहब, इससे ज्यादा तो मतलब कोई सबूत चाहिए ही नहीं अब कि खुलेआम अगर आप आतंकियों की तस्वीरें वहां पर लहरा रहे हैं, वहां पर सेना के लोग भी हैं और हाफिज सईद के पोस्टर लहरा रहे हैं कि, और इसमें कह रहे हैं कि भारत से बदला लेगा हाफिज, तो मतलब फिर बचा क्या है? अच्छा है, इस तरह के संगठन जब इस तरह के आयोजन करते हैं तो हमें और अच्छा नहीं। लेकिन सर मेरा एक सवाल ये भी है, एक सवाल मेरा इसमें जोड़ रहा हूं, ये भी है कि क्या ये फिर बाकी दुनिया, यूएन और इन सबको दिखता नहीं है? ये फिर क्यों सबूत मांगते हैं या क्यों सबूत देने पड़ते हैं? ये तो खुली आंखों से देखने वाली चीज है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में क्या होता है कि कोई भी देश सीधा तो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं करेगा। कम से कम 57 देश हैं, मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, ओआईसी के देश हैं, गल्फ में देश हैं, ये लोग कभी भी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे, तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक है, वो भी अब ब्राजील है, वहां थोड़ी ना वो लोग अपना टीवी चैनल ऑन करके क्या देख रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो होता यह है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में हमेशा एक फोल्डर तैयार किया जाता है कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड में जो भी मान्य साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनको फोल्डर में बना के देते हैं। अभी भी तो भारत से एक बहुपक्षीय बहुदलीय हमारी टीमें गई हुई हैं, 6 टीमें गई हैं, 33 देशों में जा रही हैं। वहां पे इसी एविडेंस को वो दोबारा से जाके उनकी जो एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, या उनके यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको दिखाएंगी। इसका इफेक्ट आप देखना, एफएटीएफ की जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, एफएटीएफ में फिलहाल 39 मेंबर देश हैं,
नेक्स्ट मीटिंग में यही जो फोटो है इन्हीं को दिखा के जो भारत के प्रतिनिधि हैं हम भी तो एफएटीएफ के मेंबर हैं, भारत के जो मेंबर हैं उनको यही सबूत दिखा के उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये साक्ष्य है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ द्वारा दिए गए लोन को फाइनली घुमा घुमा के इधर उधर करके आतंकवादी गतिविधियों में खर्च कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार जो है उनके साथ खड़ी है। तो इस तरह के साक्ष्य जब मिलते हैं तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छवि मजबूत होती है। पाकिस्तान के ये आतंकवादी खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं, इस तरह की जो ये लोग जब इस तरह की जो ये संगठन है जब इस तरह के मौके पर ये अपनी बयान देते हैं तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चलो मैं बता ही देता हूं, ये जितने फोटो आ रहे हैं चाहे ये जूम पर हो, चाहे क्लोज फोटो हो, चाहे मूविंग फोटो हो या स्टिल फोटो हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं माइक्रोस्कोप बायोस्कोप लगाकर इनका अध्ययन करती हैं, 3 डायमेंशनल 3D स्कोप लगाकर कि और कौन कौन है जो दाएं बाएं घूम रहा है। तो हमारे पास इस तरह के जब ये लोग आंदोलन करते हैं या इस तरह के जलसर करते हैं, ये हमें बिल्डअप, हमें हेल्प करते हैं हमारी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो डेटाबेस है उसको और पुख्ता करने में। जी ठीक है, मैं जनरल माथुर जिस का मैं जिक्र कर रहा था उसमें यह है कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि खैबर एरिया में टीटीपी पाकिस्तान के सैनिकों को मार रही थी। अब एक नया फ्रंट पीओके में भी खोल दिया। अभी पीओके से आज की ये खबर है लेटेस्ट कि पीओके में टीटीपी ने 2 पाकिस्तानी जो पुलिस के जवान हैं उनको मारा है और वहां पर दोनों के बीच संघर्ष हुआ है। यानी कि अब जो टीटीपी है वो अपना दायरा बढ़ा रही है और वो पीओके में भी पहुंच गया है टीटीपी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बता रहा था रोहित। देखिए इनको चारों तरफ से घेर लिया गया है और ये एक बहुत अजीब सी पाकिस्तान के लिए सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो है उनके 3 नेबर्स हैं जो कि उनसे लैंड बॉर्डर बाउंड्री शेयर करते हैं और तीनों से वो मिसाइलों का युद्ध कर रहे हैं। भारतवर्ष है, अफगानिस्तान है और ईरान है। तो और उनके अंदर जो है 4 जगह से उनके ऊपर, 4-5 जगह से उनके ऊपर हमला आ रहा है। तो ये एक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो इनके साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट पूरे सूबों के साथ हो रहा था पाकिस्तान के द्वारा, वो अब लोगों के सामने पूरी तरह से खुल कर आ गया है। और अब जिस प्रकार से देखिए, ये मैं मंगला डैम का कई दफा एग्जांपल दे चुका हूं। मंगला डैम से बिजली पैदा होती है, वो बिजली सारी की सारी पंजाब में चली जाती है और वो मंगला डैम पीओजेके में है और फिर वो बिजली वहां से वापस आती है पीओजेके में और 5-6 गुना कीमतों पे वहां बिकती है। तो ये इस प्रकार की चीजें लोगों को बिल्कुल तरीके से समझ में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार का बदलाव कश्मीर में जो भारत में है, अभी है तो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है, इसमें कोई संशय किसी को ना हो, खास करके पाकिस्तान को बिल्कुल ना हो। लेकिन जो उसका जो बदलाव आया है पिछले 5-6-7 सालों में, वो नजर आ रहा है। पहले वो नजर नहीं आता था क्योंकि कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे, कोई तरीका नहीं था लोगों को समझाने का। और जिस प्रकार का ब्रेन वॉशिंग या जिस प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन वहां पर किया जा रहा था, उससे उनको एक गलत इमेज उनके अंदर बैठी हुई थी। देखिए जैश ए मोहम्मद का जो काम करने का तरीका क्या है, उनका ओरिजिन कहां से हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह तमाम यही है कि वो भारत विरोधी चौथा एक्ट है और उनका एक बड़ा एजेंडा बाबरी मस्जिद है कहते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जब उससे अभी तक वो उन बातों को करके उन लोगों को बरगलाने में सफल हो रहे थे, वो नहीं हो पा रहा। इसीलिए आप देखेंगे चारों तरफ से आवाजें उनके खिलाफ उठ रही हैं और वो लोग इस बात को चाहते हैं कि वहां बदलाव आए। ठीक है, ठीक है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल माथुर और यूके देवनाथ साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।